जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कहते हैं माननीय में हम हर बार अलग अलग राजनेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति से इतर उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, कैसा उनका संघर्ष रहा। और आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय बीजेपी के दफ्तर के बाहर और यहाँ हम एक माननीय से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर लगातार जो बड़े नेता है उनका जमघट लगा रहता है। और आज हमारे जो मेहमान हैं इस खास कार्यक्रम के, वो भी इस दफ्तर से लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, जमीनी स्तर पर काफी मेहनत करते हैं। और चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं आज के माननीय से मुलाकात और फिर चर्चा। प्रदेश कार्यालय के अंदर हम मौजूद हैं और मेरे दाहिने हाथ में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी का दफ्तर है। प्रदेश अध्यक्ष जी अंदर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनकी जारी है और चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। तो अध्यक्ष जी के कक्ष में हम मौजूद हैं, अरुण साहब जी बैठे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद। जी, आज जानने की कोशिश राजनीतिक जीवन के बारे में तो होगी ही, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर जो पारिवारिक जीवन है, जो संघर्ष रहा है आपका, वो कैसा है। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी जी चलिए। अरुण जी, लगातार आपसे चर्चा चल रही थी और बहुत शुक्रिया, आपने आज समय भी दिया। और हम देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में मौसम काफी सुहाना भी चल रहा है और पार्टी कार्यालय में काफी दिनचर्या आपकी व्यस्त रहती है। लेकिन ये जो व्यस्तता है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आई है और ये जिम्मेदारी ऐसी है कि जो चुनावी साल में बहुत ज्यादा हो जाती है। और जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि राजनीतिक जीवन पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन हम ये जानने को बहुत उत्सुक हैं कि अरुण साहब कैसे बने। क्योंकि जहां तक हमें आपके बारे में जानकारी है, आप अपनी परिवार से तीसरी पीढ़ी के राजनेता हैं। आपके दादाजी भी जनसंघ से जुड़े रहे, आपके जो पिताजी थे वो भी लगातार संघ में एक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहे। तो क्या हम ये माने कि विरासत में जो राजनीति है आपको मिली है? राजनीतिक विचारधारा और राजनीति की सोच ये सही है कि परिवार से मिला। जी। 10-12 साल की उम्र से पार्टी की गतिविधि घर से संचालित होती थी। तब से जी। पार्टी की गतिविधि, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जब वो घर आते थे, पिताजी से संवाद करते थे, उनकी बातें सुनना। और तब से बचपन से ही विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना, फिर संघ की शाखाओं में जाना जी। और छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर काम करना। तो बचपन से एक विचारधारा के लिए काम करना, एक सोच के लिए काम करना, ये बचपन से रहा है। जी। कक्षा तीसरी तक की पढ़ाई मेरे पैतृक गांव लोहड़िया में हुई। जी। फिर कक्षा चौथी से मैं मुंगेली आ गया, पिताजी जी वकील रहे। जी। और फिर वहां मेरी पढ़ाई हुई जी। मुंगेली में। जी। विधि की पढ़ाई मैंने बिलासपुर से की। जी। और विधि की पढ़ाई करने के बाद जी। विद्यार्थी परिषद का काम करते करते पढ़ाई पूरी की। जी। और LLB पूरा होने के बाद मैंने अपने पिताजी के साथ ही वकालत प्रारंभ किया मुंगेली में। जी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जी, तो मैंने तय किया कि बिलासपुर के उच्च न्यायालय में वकालत करूंगा। और बिलासपुर उच्च न्यायालय में फिर मैंने वकालत प्रारंभ की। जी। और एक तरह से मैं काम करने का बड़ा शौक रहा है। जी। जो भी काम जी की जिम्मेदारी मिले, जी, उस काम को समर्पित भाव से करना, जी, अपना 100% उस काम को सफल बनाने में लगाना, जी, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करके उस काम को जी, अच्छे से अच्छा करना, ये लगातार मेरे स्वभाव में रहा है। जी। और जब मुंगेली में था, छात्र राजनीति करता था, तो चाहे वो शहर की समस्याएं हो, जी, स्कूल कॉलेज की समस्याएं हों, जी, उन समस्याओं को लेकर आंदोलन करना, उन समस्याओं को, उन मुद्दों को, उन मांगों को उठाना, ये लगातार किया। और फिर बाद में पढ़ाई पूरी हो गई, जी, तब
फिर युवा मोर्चा में काम करना चालू किया। युवा मोर्चा में भी जी राजनीति की शुरुआत, पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष। जी फिर जब युवा मोर्चा में आया तो युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत हुई। जी तो मैंने हर स्तर पर राजनीति का काम किया है, वार्ड अध्यक्ष से लेकर आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जी काम करने का शौक है, काम बहुत लगन से करने का, जूझ कर करने का, जी और पूरी ताकत, पूरी क्षमता से काम करना ये स्वभाव रहा है। उसी के तहत काम करते करते आज जी इस जिम्मेदारी पर पहुंचा हूं। जिस प्रकार से परिवार से संस्कार मिला जी कि लोगों को मदद करना, लोगों के लिए काम करना, देश और समाज के लिए काम करना, जी ये प्रवृत्ति रही है, ये सोच रहा है, ये संस्कार रहा है। जी और इसलिए उसी सोच और संस्कार के साथ लगातार जी मैंने काम किया। जी सांसद बनने के बाद एक जनप्रतिनिधि के नाते जी लोकसभा में मुखरता से अपनी बात रखना, जी क्षेत्र के मुद्दों को उठाना, जहां कहीं पर भी अवसर मिले क्षेत्र के हित में, लोगों के हित में बात करना, ये लगातार मैं करते रहा हूं। और उसमें मुझे बड़ी सफलताएं भी मिली है, जी आनंद भी आता है, जी और उस तरह से मैं लगातार काम करते रहा हूं। बिल्कुल। वकालत की बात हुई, बहुत अहम पड़ाव भी है, क्योंकि हमने जाना है कि हाईकोर्ट में उप महाधिवक्ता के तौर पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। वकालत का आपका जो तजुर्बा है वो कैसा रहा? क्योंकि राजनीति और वकालत हम देखें तो बहुत अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। ऐसे में ये जो ट्रांजिशन था, वो जो समय था, वो किस तरह आपका था? एक तो जी वकालत और राजनीति कभी अलग रहा नहीं। जी राजनीति के क्षेत्र में जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हुए, बिल्कुल जी वो बहुत लोग उनमें से वकालत के क्षेत्र से आए थे, जी और बड़ी ख्याति उन्होंने प्राप्त की। चाहे वकालत के क्षेत्र में रहे हों तो वकालत में ख्याति मिली, राजनीति में आए तो बड़े बड़े ओहदे पर रहे। जी और इसलिए राजनीति और वकालत का बड़ा लाभ मिलता है। जी उच्च न्यायालय में जब मैं वकालत करना प्रारंभ किया, जी बाद में उप शासकीय अधिवक्ता रहा, शासकीय अधिवक्ता रहा, उप महाधिवक्ता के रूप में लंबे समय तक काम किया। जी तो उच्च न्यायालय में वकालत करने से प्रशासनिक सारा सिस्टम, देश के अलग अलग प्रकार के जितने कानून हैं, जी उन सबको जानने का अवसर, समझने का अवसर मिला। आज उसका बड़ा लाभ जी मुझे प्राप्त होता है। जी वो भी एक बड़ी जवाबदारी वाली जगह होती है जी, सरकार बिल्कुल। की ओर से उच्च न्यायालय में जी सरकार का पक्ष रखना, दलील रखना। तो कानून की जानकारी होना, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी होना, जी तो ये उप महाधिवक्ता के रूप में जी महाधिवक्ता के निर्देश पर काम करना, बड़े बड़े मुकदमों में जी सरकार की तरफ से पैरवी करना, ये जी। सब किया। तो उसका बड़ा अनुभव जी और एक आत्मविश्वास बढ़ता है जब बड़े बड़े मुकदमे आप रखते हैं। जी तो आज सांसद के रूप में जनता के मुद्दे जी लेकर जाते हैं, जनता के विषय को लेकर उठाते हैं। जी वहां पक्षकार जो भी है उसके पक्षकार की बातों को न्यायालय के सामने रखना, जी तो ये मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है जी वकालत का। और जी उच्च न्यायालय में जो शासकीय अधिवक्ता के रूप में, उप महाधिवक्ता के रूप में काम किया, उसका बड़ा लाभ जी मुझे मिल रहा है। और निश्चित रूप से मेरे जीवन का वो अद्भुत और अनोखा अनुभव था जी। उच्च न्यायालय में काम करना। जी बिल्कुल। बचपन की हम बात करें तो जिस तरह से जनसंघ से पिताजी जुड़े रहे, और जैसे हमने पहले भी कहा दादाजी भी जनसंघ से जुड़े रहे, माहौल किस तरह का परिवार में होता था? कितने आप लोग सदस्य रहा करते थे परिवार में? देखिए, गांव में जो संयुक्त परिवार की परंपरा है, वो संयुक्त परिवार जी और गांव की तो संस्कृति अलग है। जी पूरा गांव ही परिवार की तरह होता है। जी पर जहां तक अपने परिवार का विषय है, सब लोग मिलकर निर्णय करना, त्योहार में इकट्ठे होकर जी एक साथ मिलकर त्योहार मनाना, जी दीपावली में, होली में पूरा परिवार इकट्ठा होना, जी एक साथ त्योहारों का आनंद लेना, जी ये वर्षों तक चला। जी और गांव में बचपन से ही जी
गांव के अपने साथियों के साथ खेलना कूदना और एक तरह से गांव का जीवन जी का तो अलग ही जी। आनंद है। जी तालाब में जाकर नहाना, जी गर्मी के दिन में 2 बार 3 बार जाकर नहाना जी और गिल्ली डंडा खेलना। जी मेरे पास अनेक तरह के डंडे हुआ अच्छा। करते थे जी गिल्ली डंडा खेलने के लिए। जी अलग अलग तरीके से बनाना खेलना, गांव के हर प्रकार के खेल जी मैं खेला करता था। जी और आज भी मेरे पुराने साथी याद करते हैं। जी लट्टू जिसे भौरा बोलते हैं गांव जी में, जी जी उसका बड़ा संग्रह होता था मेरे पास, अच्छा जी गांव में भी। जी और जब मुंगेली में रहने लगा तो जी। मुंगेली में भी जी एक बड़ा संग्रह जी हुआ करता था। जी दोस्तों के साथ ये सब खेलना मुझे जी अच्छा लगता था। जी बचपन में कबड्डी भी मैंने खूब खेला है। जी खेल कूद में काफी आपकी रुचि रही बचपन से। खो खो जी। कबड्डी ये खूब मैंने खेला है। वॉलीबॉल खेला है, जी क्रिकेट भी खेला है, लेकिन जी। मुझे आनंद आता था कबड्डी के खेल में और लगातार मैं खेलता था। जी मेरे पिताजी भी कबड्डी के बड़े खिलाड़ी थे। अच्छा जी बड़ा नाम था कबड्डी के क्षेत्र में। जी रामायण में टीका करना पिताजी का बड़ा शौक था, उसमें भी अच्छा। उनका बड़ा नाम था। जी और एक तरह से पूरा गांव में रसा बसा परिवार, गांव की संस्कृति और सभ्यता से रचा बसा परिवार है। पर गांव के जीवन का तो अद्भुत अनुभव है आज भी। जी और गाँव में- यही वजह है कि आप साहू जी जो जमीनी स्तर है, जो कार्यकर्ता है, उनसे बहुत अच्छे से आप जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, क्योंकि आप उन चीजों को समझते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति है वो किस लिहाज का है। जी देखिए, गांव का व्यक्ति और बहुत ज्यादा जी सहज जी। सरल होता है। जी उसके मन में जो भाव होते हैं, अपनापन होता है, जी ये अलग ही होता है। जी और हमारी छत्तीसगढ़ की तो संस्कृति सभ्यता ही अलग है। जी छत्तीसगढ़ के लोग जिस प्रकार से भोले भाले सीधे जी, मेहनती, बिल्कुल, जी। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। जी और इसीलिए जो हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बढ़िया जी ये यूं ही नहीं है। जी ये छत्तीसगढ़ की धरती, जी। छत्तीसगढ़ महतारी में जो संस्कार है, जी इस मिट्टी के जो महक है, जी ये अद्भुत है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जो आप बात करें तो छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। जी। बहुत कृपा की है जी। भगवान ने। बिल्कुल प्रकृति ने सब कुछ दिया है छत्तीसगढ़ को। बड़ी जी। बड़ी नदियां, बड़े जी। बड़े पहाड़, जी जंगल है, जी कोयले से लेकर हीरे तक का खदान है, बिल्कुल और मेहनत का सीमानदार लोगों का ये प्रदेश है। जी और इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। जी छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। जी और छत्तीसगढ़ की क्षमता योग्यता को पहचान कर जी उस हिसाब से योजना बनाकर काम किया जाए जी तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सकता है। जी और फिर दुनिया भी बोलेगी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जी ये ताकत छत्तीसगढ़ में है। जी हम उस दिशा में काम करेंगे जी कि दुनिया कहे जी और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम हो। जी छत्तीसगढ़ के बच्चों में भी खूब प्रतिभा है, जी खूब क्षमता है। उनकी क्षमताओं को समझना, उनके क्षमता में वृद्धि हो, उन्हें अवसर देना, जी तो निश्चित रूप से दुनिया में हमारे बच्चे भी जी। नाम छत्तीसगढ़ का रोशन कर सकते हैं। जी तो ये ताकत है छत्तीसगढ़ महतारी की जी। इस धरती में। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ करना बाकी है, आपने ऐसा कहा, और योजनाओं की बात भी आपने कही। अब हम अगर राजनीतिक तौर पर बात करें अरुण जी, इस साल चूंकि चुनाव है और एक बहुत लंबा कार्यकाल छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का देखा है, लेकिन जो 2018 तक का छत्तीसगढ़ था, 2013 से लेकर 18 तक और 19 से लेकर अभी जो 23 तक का छत्तीसगढ़ यहाँ पहुंचा है, किस रूप में देखते हैं, कितना फर्क, कितना फासला आया है? पिछले 4.5 सालों में राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जी इस सरकार का कोई विजन नहीं है। ये सरकार बिना विजन के चल रही है। जी इस सरकार की कोई नीति नहीं है। जी और नीति इसलिए नहीं है कि नीयत नहीं है। जब आपकी नीयत होती है तो नीति बनाते हो आप। इस सरकार की न नीयत है, जी
और इसलिए नीति भी नहीं है। और इसलिए छत्तीसगढ़ आज जिस दिशा में जा रहा है जी ये बहुत चिंताजनक है। जी आज विकास के सारे काम ठप है गांव में, शहरों में कोई विकास नहीं हो रहा जी है क्योंकि विकास की सोच ही नहीं है। सोच केवल एक है, जी करप्शन कलेक्शन, करप्शन कलेक्शन। आज आम व्यक्ति छत्तीसगढ़ का परेशान है। प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, जी ये प्रदेश नशे का गढ़ बन गया है, ये प्रदेश माफियाओं का गढ़ बन गया है और घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं प्रदेश जी में। कोयला घोटाला से जो चालू होता है, जी कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, गौठान घोटाला, रेत घोटाला, जी तो ये घोटालों का प्रदेश बन गया है। गौठान की आपने बात की और मोर गौठान मोर अभिमान कांग्रेस ने अभियान चलाया था और हमने देखा कि आप प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर गए, जमीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट आपने गौठानों के लिए। सरकार का दावा है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में इसे शामिल किया गया है। जब आप अपनी टीम के साथ गौठानों में गए, क्या आपने देखा वहां पर? देखिए, किसी गौठान में कोई गाय नहीं दिखी। जी केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का पैसा जी गौठान में लगाया, अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं, लगाइए। जी पर न वहां पीने की पानी की व्यवस्था, न जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, जी और पैसे का उपयोग किया। जी पैसा लगाया वहां, जी तालाब बनाया, पानी नहीं है। मछली पालन के लिए तालाब बनाया, पानी नहीं है। जी मुर्गी शेड बनाया, मुर्गी नहीं है। बकरी शेड बनाया, बकरी नहीं है। और गौठान में गाय ही नहीं है। जी जो बने हैं मकान वो खंडहर हो रहे हैं। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा मुख्यमंत्री है। इस बयान पर यह भी कह चुके हैं कि भाजपा को गौठान और गौशाला में अंतर नहीं पता है। ये सीएम का ऑन रिकॉर्ड बयान था। देखिए, आपने जी। गौठान बनाया, जी हम गौठान की ही बात कर लें। जी किसके लिए बनाया गौठान? जी गायों के लिए, जी संरक्षण जानवरों के लिए। जी कहाँ है गौठान में गाय? गाय दिखती है सड़कों में, जी गलियों में। कहाँ है आपका रोका छेका योजना? जी तो गौठान में गाय नहीं, आपने घोटाला कर दिया। जी और आज छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चिंता का विषय है जी। कि आज छत्तीसगढ़ में लव जिहाद और लैंड जिहाद हो रहा है। जी लगातार इस जिस तरह के प्रकार- मामले हाँ, भी सामने आ जिस- रहे हैं। जी लगातार ये मामले जी। आ रहे हैं, चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, जी रतनपुर की घटना हो, जी चाहे रायगढ़ की घटना हो, जगह जगह जितने स्थानों का नाम ले, जी लव जिहाद की घटनाएं लगातार हो रही है। लैंड जिहाद हो रहा है। हमने देखा जी बिल्कुल कैसी जमीनों की लूट मची है, जी। कैसे लूट रहे हैं। क्राइम ग्राफ जो लगातार बढ़ा है, किसे आप जिम्मेदार लगातार मानते हैं? अपराध बढ़ा जी, है। क्या सिस्टम की भी इसमें कोई नाकामी है? पूरी तरह से राज्य जी। सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने में पूरी तरह से नाकाम है। और इसलिए नाकाम है कि आपके विधायक, आपके नेता जी जब ये खुलेआम थप्पड़ मारे, गाली दे, भयादोहन करे, सत्ता से जुड़े हुए लोग, जी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग जब कानून अपने हाथ में ले, जी तो फिर कानून व्यवस्था का राज कहां से स्थापित होगा? जी जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही है, जी जिस प्रकार से धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, जी खुला खेल चल रहा है जी धर्मांतरण का, सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र, जी आदिवासी समाज की संस्कृति को, जी उनकी परंपरा को चोट पहुंचाने का काम सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जी इसलिए मैंने कहा कि बहुत चिंताजनक है जी ये सरकार जिस दिशा में छत्तीसगढ़ को लेकर जा रही है। और इसलिए जब नवंबर का विधानसभा चुनाव जी आने वाला है, जी छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। जी हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, बड़े बड़े वायदे किए, जी एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। कैसे राज्य के अलग अलग वर्ग के कर्मचारी, जी दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, पंचायत सचिव, पंचायत जी। कर्मी,
मितानिन, आंगनबाड़ी वर्कर, जी सब के सब आंदोलन कर रहे हैं। कैसे वो शिक्षाकर्मी जी की दिवंगत जी शिक्षा उन्हें कर्मियों लगभग की एक साल का समय भी होने जा रहा है अरुण साहू जी की वो धरना स्थल पर बैठे हैं। बैठे हुए हैं। जी लेकिन ये सरकार असंवेदनशील है। जी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा इस सरकार में है। और ये सरकार किस प्रकार से असंवेदनशील है, जी इस सरकार को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी आज मेरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जी। इस सरकार से परेशान है, प्रताड़ित है और उसने मन बना रखा है नवंबर में जी। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। जी आपने अभी एक शब्द यूज किया विजन, कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है जिसे लेकर के काम हो। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के विजन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो पिछला चुनाव था तो बीजेपी जनता को कहीं ना कहीं अपना जो विजन है वो पूरी तरह से समझा नहीं पाई? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, जी बड़े बड़े वायदे किए लोगों से जी और उन वादों को विश्वास दिलाने के लिए गंगा जल का कसम खाए। जी तो छत्तीसगढ़ की जनता धर्मभीरू जनता है। छत्तीसगढ़ की धरती संत महात्माओं की धरती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म की आड़ में झूठ बोला पार्टी ने? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता धर्मभीरू जनता है। जी गंगा जल को कितना पवित्र हम लोग मानते हैं जी और वो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए जी और छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया इन्होंने। जी और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत से इनकी सरकार बनाई। जी लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस प्रकार से गंगा जल हाथ में लेकर जी झूठी कसम खाया इन्होंने, क्योंकि एक भी वादा पूरा नहीं किया। जी आज मुकर रहे हैं उन वादों से। जी शराबबंदी का वादा किया, जी। आज मुकर गए। महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का बदल गए। जी 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का वायदा भूल गए। मैं ऐसे कितने वायदे गिनाऊं। उन वायदों को भूल गए जी और फिर झूठे वायदा करने की तैयारी में है, जी झूठ फिर परोसने की तैयारी में है। जी लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सीधी साधी भोली भाली जरूर है। जी एक बार आपने धोखा दिया है, जी बार बार धोखा जी। नहीं खाएंगे और नवंबर में इस कांग्रेस पार्टी को, इस सरकार को सबक सिखाएंगे। सरकार तो लगातार ये कहती है अरुण जी की 36 वादे थे, 30 पूरे कर लिए, बाकी 4 महीने में पूरे हो जाएंगे। कर लें बहस। जी एक भी वायदा पूरा नहीं किया है, एक भी वायदे, जी एक भी वायदे पूरे नहीं किए जी और इसलिए छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया। जी कैसे